प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। आज हम गणित विषय के कक्षा 10 में अध्याय 4 द्विघात समीकरण का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व आपने अध्याय 3 में द्विचरीय समीकरण मतलब दो चर राशि वाले समीकरणों का अध्ययन किया था। यहाँ हम अध्ययन कर रहे हैं द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले तो द्विघात समीकरण क्या होती हैं, इनको हम परिभाषित करें। किसी बहुपद को शून्य के बराबर करने से प्राप्त रैखिक व्यंजक को एक समीकरण कहते हैं। अब इसमें यदि हम द्विघात समीकरण को देखें तो दो घात के बहुपदीय समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं और इसे व्यापक रूप से समीकरण को हम ax² प्लस bx प्लस c के रूप में पढ़ते हैं। यहाँ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इस मानक रूप में यहाँ a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं जबकि a बराबर नहीं है 0। तो ये द्विघात समीकरण था। यहाँ हमको इन द्विघात समीकरणों का अध्ययन करना है। अब यदि हम प्रश्नावली के अंतर्गत चलें तो सबसे पहले हमको प्रश्नावली में यह कहा गया है कि जो भी समीकरण उन्होंने यहाँ दिए हैं आपको उनकी जांच करना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहला प्रश्न होता है हमारा, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। यहाँ इस प्रश्न के अंतर्गत 8 प्रश्न दिए गए हैं प्रश्नावली में, परंतु यहाँ बतौर अभ्यास के या अभ्यास के लिए हम केवल यहाँ 3 प्रश्न लिख रहे हैं। मैं इनका आपको समझाकर अभ्यास कराऊंगा, बताऊंगा। शेष प्रश्नों का अभ्यास आप स्वयं करेंगे, उनको हल करेंगे। तो यहाँ पहला जो समीकरण दिया है वह है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x - 3। अब यहाँ हमको ये देखना है कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसके लिए हम इस समीकरण को हल करेंगे। हल करने के बाद हम ज्ञात कर पाएंगे कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम x + 1 का जो होल स्क्वायर है इसको हल करेंगे। तो आप 2 बार लिखकर भी इसका गुणा कर सकते हैं या बेटर हो कि आप इसमें a + b के होल स्क्वायर का सूत्र या सर्वसमीका का प्रयोग करें। तो यहाँ जब हम शुरुआत करेंगे तो हम यहाँ लेंगे y पक्ष यानी LHS में सर्वसमीका a + b के होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b² का प्रयोग करने पर, तो यहाँ आप ध्यान दें कि जब सर्वसमीका a + b का होल स्क्वायर लेंगे तो यहाँ a का मान x होगा और b का मान 1 होगा। अर्थात हमारी सर्वसमीका में जो a आएगा उसके स्थान पर हमको x और जहाँ b आएगा वहाँ हमको 1 लिखना है। अब यदि हम इस सर्वसमीका में अपने मान को रखें तो ये आएगा x² a² के स्थान पर प्लस 2ab, तो ये 2 ऐसा ही रहेगा, a गुणित x b गुणित 1 प्लस b² अर्थात 1 का स्क्वायर बराबर 2 का x - 3 में गुणा करेंगे तो ये होगा आपका 2x - 6। हमको पता है कि जब हम द्विघात समीकरण बनाते हैं तो उसके बराबर में 0 आता है। हम इन संख्याओं का राशियों का पक्षांतर करेंगे तो x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6
इक्वल टू 0। पक्षांतर कर लिया है। आप यहाँ देख रहे हैं ये 2x प्लस का है और ये 2x माइनस का है, ये कट जाएंगे या इनका मान 0 हो जाएगा। हमारे पास बचेगा x² प्लस 7 इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको जो समीकरण प्राप्त हुआ है इसमें चर राशि की घात 2 है। हम इसको समझाते हुए लिख देंगे कि उक्त समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। यही इस प्रश्न का हल है। हमको केवल इतनी ही पहचान करना थी। अब हम इसके दूसरे प्रश्न को लेकर चलते हैं। ये आपको दिया हुआ है x माइनस 3 गुणित ब्रैकेट में 2x धन 1 बराबर x गुणित ब्रैकेट में x धन 5। इसको भी अभी यदि हम देखें तो ये हमको वर्ग समीकरण प्रतीत नहीं हो रहा है प्रश्न को देखने से, लेकिन इसका फाइनल हम तभी कह पाएंगे जब हम इसको हल करें। हल करने के बाद यह वर्ग समीकरण भी प्राप्त हो सकता है। तो हम पहले जो भी प्रश्न दिया होगा उसको हल करेंगे। तो यहाँ x माइनस 3 का गुणा 2x धन 1 में हो रहा है। तो यहाँ x पहले 2x धन 1 में गुणा करेगा, फिर माइनस 3 2x धन 1 में गुणा करेगा। तो हम इसे पहले गुणा के रूप में लिखेंगे, बराबर यहाँ x का x में गुणा होगा x² हो जाएगा और x का 5 में गुणा करेंगे 5x होगा। अगले स्टेप की ओर चलने के लिए हम गुणा करें तो x का 2x में गुणा करने पर 2x² प्राप्त होगा, x का 1 में गुणा करने पर x आएगा, माइनस 3 का 2x में गुणा करेंगे माइनस 6x होगा, माइनस 3 का 1 में गुणा करने पर माइनस 3 प्राप्त होगा। और यहाँ से जो बराबर के बाद पद लिखा हुआ था इसका हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x² माइनस 5x बराबर 0। अब यदि हम इसको हल करें तो 2x² में से x² को माइनस करेंगे तो हमको x² प्राप्त होगा। यहाँ माइनस के 6x और माइनस के 5x, तो ये माइनस के 11x होंगे और प्लस x, तो हमको प्राप्त होगा माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। अब यदि हम इस समीकरण को देखें तो यहाँ हमको जो समीकरण प्राप्त हुआ है इसमें भी चर राशि पर घात 2 है। हम स्पष्ट करते हुए लिखेंगे कि उक्त समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 है, अतः दिया समीकरण द्विघात समीकरण है। अब हम इसके तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ तीसरा प्रश्न जो दिया हुआ है वह है x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 टू होल स्क्वायर। यहाँ हमारा जो बायां पक्ष है वह पूर्णतः हल है, केवल हमको दाएं पक्ष में हल करना पड़ेगा। तो यहाँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। आप या तो इसे 2 बार गुणा करें या इसमें भी आप a माइनस बी के होल स्क्वायर का सर्वसमीका लें, सूत्र लें। तो यहाँ हम इसको हल करने के लिए सर्वसमीका का उपयोग करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे दाएं पक्ष अर्थात RHS में सर्वसमीका a माइनस बी टू होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। ये वो सर्वसमीका है जिसका हम दिए गए प्रश्न को हल करने में उपयोग करेंगे। तो यहाँ x² प्लस 3x प्लस 1 यह ऐसा ही रहेगा। यहाँ जब हम x माइनस 2 का होल स्क्वायर में सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे तो यहाँ a का अर्थ x होगा, या ये कहें कि आपको सर्वसमीका में a के स्थान पर x लेना है और b के स्थान पर आपको 2 लेना है। तो सर्वसमीका हमारी है a² मतलब यहाँ आ जाएगा आपका x² माइनस 2ab। तो 2 रहेगा, a x आ जाएगा और b का मान
2 होगा प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर। इसे हम जब हल करेंगे तो हमको प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। यहाँ भी इसे समीकरण के रूप में लाने के लिए आप दूसरे पक्ष का पक्षांतर करेंगे तो हमको यहाँ प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हम पक्षांतर कर रहे हैं, प्लस 4x प्लस का ये चिन्ह परिवर्तन होगा माइनस 4 बराबर 0। इसे यदि हम देखें तो यहाँ एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक एक्स स्क्वायर प्लस का और दूसरा माइनस का है। हमारे पास अगले पद के लिए मिलेगा 3x और प्लस 4x तो होगा 7x, यहाँ प्लस 1 है और माइनस 4 है तो हल करने पर हमको प्राप्त होगा माइनस 3 बराबर 0। तो हमको जो समीकरण प्राप्त हुआ है वह है 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 है। अब आप देख रहे होंगे कि यह जो समीकरण हमको प्राप्त हुआ है इसमें चर राशि पर 2 की घात नहीं है। हम इसको स्पष्ट करते हुए लिखेंगे कि उक्त समीकरण में चर x की अधिकतम घात 1 है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप ध्यान रखें कि यदि किसी समीकरण में चर राशि पर अधिकतम 2 की घात होती है या 2 की घात होती है, उसी स्थिति में वह वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण होगा। यदि उस पर 1 की घात होती है या 3 या उससे अधिक की घात होती है तो उसे वर्ग समीकरण नहीं माना जाएगा। तो ये जो पहला प्रश्न दिया हुआ था उसमें से 3 प्रश्नों का अभ्यास हमने कर लिया है। शेष जो प्रश्न हैं उनका अभ्यास आप स्वयं करेंगे, हल करेंगे। अब हम इसके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी आपको याद होगा कि जब हमने अध्याय 3 2 चर राशि वाले समीकरणों को पढ़ा था तो वहाँ हमको कुछ ऐसे प्रश्न दिए थे जिनको पढ़कर उनकी कंडीशन को देखकर या उनमें दी गई शर्तों को देखकर हमको समीकरण बनाना होता था और उनको फिर हल करना होता था। यहाँ अब जो द्विघात समीकरण हैं उनमें भी कुछ ऐसी ही समस्याएं हैं, कुछ ऐसे ही प्रश्न उन्होंने दिए हैं जिनको हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो हम दूसरे प्रश्न को लेते हैं। इसमें उन्होंने हमको दिया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। अर्थात आपको ये जो प्रश्न दिया है इस प्रश्न की शर्तों को समझकर इससे आपको एक द्विघात समीकरण बनाना है। तो हम यहाँ इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। उन्होंने यहाँ दिया हुआ है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। इस शर्त पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इस लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करने के लिए आपको इसका एक द्विघात या वर्ग समीकरण बनाना है। तो यहाँ आपने देखा है कि ये जो वर्ग समीकरण होते हैं इनमें चर राशि 1 होती है। तो यहाँ हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यदि हम प्रश्न को समझें तो देखो यहाँ उन्होंने दिया है कि उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। इसका अर्थ यह निकलता है कि इसकी जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से, अर्थात आपको पहले चौड़ाई को मानना पड़ेगा, चौड़ाई को ज्ञात करना पड़ेगा। जब चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी तो उसके दुगने से 1 अधिक उसकी लंबाई होगी। तो यहाँ प्रश्न को पढ़कर पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमको सबसे पहले किसे चर राशि के रूप में लेना है। तो यहाँ हम इस प्रश्न को पढ़कर देख रहे हैं कि यहाँ हमको पहले चौड़ाई को x के रूप में, एक चर राशि के रूप में
लेना पड़ेगा। तो प्रश्न को जब आप हल करेंगे तो हम ये मानेंगे कि मायना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। अब यदि हम प्रश्न को देखें तो प्रश्नानुसार लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। तो इसका अर्थ यह निकलता है कि ये इसकी जो लंबाई है वो 2 गुणित चौड़ाई दोगुनी है उसकी और +1। तो यदि हम इस बात को समझें और इसे स्टेप के रूप में लिखें तो यहाँ आएगा लंबाई बराबर 2x धन 1। पहले हमने इसकी चौड़ाई को x लिया, प्रश्न की कंडीशन को देखा, उसकी शर्त को समझा, तो उसकी जो लंबाई है वो 2x धन 1 हुई। अब हमको ये जो क्षेत्रफल दिया है यह 528 वर्ग मीटर है। हमको पता है कि आयत का जब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसका एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ क्षेत्रफल जो कि हमको 528 दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल के स्थान पर 528 लेंगे बराबर लंबाई 2x धन 1 है, ब्रैकेट में लेंगे, गुणित चौड़ाई x है। तो हमको प्राप्त होगा 528 बराबर 2x स्क्वायर, x का 2x में गुणा किया 2x स्क्वायर प्लस x का 1 में गुणा करेंगे x। अब हम इसे समीकरण के रूप में लाएंगे, हमको पक्षांतर करना पड़ेगा। तो ये हमको प्राप्त होगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अभी ये हमको एक समीकरण प्राप्त हो गया है। चूँकि उन्होंने हमसे प्रश्न में केवल यही कहा था कि आप इसे द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करें या व्यक्त करें, इसको हल करने के लिए उन्होंने हमको नहीं कहा है। तो हम यहाँ पर इस प्रश्न का हल यहीं तक करेंगे और इसे एक वर्ग समीकरण के रूप में छोड़ देंगे। यदि वो इस प्रश्न को पूर्णतः हल करने को कहते, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने को कहते, तो फिर इस समीकरण को हमें हल करना होता। लेकिन हमको ऐसा इस प्रश्नावली के में या इस प्रश्न के अंतर्गत ऐसा नहीं करना है, इसलिए इस प्रश्न को हम यहीं छोड़ेंगे। जब हम आपको वर्ग समीकरण हल करना सिखा देंगे तब अभ्यास के तौर पर आप इस समीकरण को हल करके आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी ये प्रश्न यहीं पूर्ण होता है। अब हम इसका अगला प्रश्न लेते हैं। उन्होंने यहाँ हमको जो प्रश्न दिया है वह है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, उन्हें ज्ञात करना है। तो यहाँ उन्होंने हमको 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया हुआ है, इसके अनुसार आपको समीकरण बनाना है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि ये क्रमागत क्या होता है। कोई भी 2 संख्याएं जो एक क्रम से लिखी जाएं वो क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। यदि हम उदाहरण के रूप में लें जैसे 14, 15 क्रमागत संख्याएं कहलाएंगी, या 22, 23 क्रमागत संख्याएं कहलाएंगी। तो ऐसी कोई भी संख्याएं जो एक क्रम से लिखी होती हैं क्रमागत संख्याएं मानी जाती हैं या क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ आपको 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात करना है, ऐसा उन्होंने कहा है, या उसके लिए समीकरण आपको बनाना है। तो यहाँ आपको पहले एक संख्या चर राशि के रूप में लेना पड़ेगी। तो यहाँ हम मानेंगे कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक शब्द लिखें क्योंकि प्रश्न में उन्होंने दिया हुआ है। तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है। अब यदि हमको दूसरी क्रमागत संख्या प्राप्त करना है तो जैसे हम सोचें कि हमारे पास एक संख्या 18 है, उसके जस्ट बाद वाली अगली संख्या क्या होगी, तो निश्चित है कि आपका उत्तर होगा 19 होगी। लेकिन अगर हम देखें तो अगली संख्या प्राप्त कैसे होती है, जब दी गई संख्या में हम 1 जोड़ दें तो हमें अगली, जिसे हम क्रमागत संख्या कहेंगे, प्राप्त होगी। तो आप ध्यान रखें कि एक संख्या यदि आपको दी गई है और आपको
अगली संख्या प्राप्त करना है तो दी गई संख्या में आप 1 प्लस करेंगे तो आपको अगली क्रमागत संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ हमारी पहली जो धनात्मक संख्या है वह x है। अब यदि हमको अगली संख्या प्राप्त करना है तो x में हमको 1 प्लस करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कि तब दूसरा जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है या दूसरी क्रमागत संख्या है वह x प्लस 1 होगी। तो ये पहली संख्या x है और दूसरी जो क्रमागत संख्या है वह x प्लस 1 है। अब यदि हम प्रश्न की शर्त को देखें तो उन्होंने हमसे कहा था कि इसका जो गुणनफल है, मतलब जो दोनों संख्याएं हैं, जो दो क्रमागत संख्याएं हैं, उनका गुणनफल 306 है। तो यहाँ हम इसे गुणा के रूप में लिखेंगे दोनों को। तो x गुणित ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 306 और इसे हल करेंगे तो x का x में गुणा करने पर हमको प्राप्त होगा x स्क्वायर प्लस x का 1 में गुणा करने पर हमको x प्राप्त होगा। और इस 306 का हम पक्षांतर करेंगे क्योंकि हमको ज्ञात है कि जब भी हम किसी द्विघात या वर्ग समीकरण को लेते हैं तो उसके बराबर में 0 लिखते हैं। तो 306 का पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में होगा और हमें जो समीकरण प्राप्त होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। यह वह द्विघात समीकरण है जिसको हल करने पर हमको दो क्रमागत संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन प्रश्न के अंतर्गत जो उन्होंने हमसे पूछा था वह केवल इतना ही था कि आप इस प्रश्न को पढ़कर इसकी शर्तों को समझकर केवल एक द्विघात समीकरण निरूपित करें, द्विघात समीकरण बनाएं। इसको अभी हमको हल नहीं करना है। अब हम इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें भी एक समस्या है, उसको आपको समझकर द्विघात समीकरण के रूप में उसको परिवर्तित करना है। तो आप देख रहे हैं कि अगला जो प्रश्न है उसमें उन्होंने कहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ये वो कंडीशन है जो आपको दो चर राशियों को मानने में सहायता करेगी। आगे उन्होंने दिया है कि उनकी आयु जो कि वर्षों में है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ये वो शर्त है जिससे आपको समीकरण बनाना है। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब यदि हम प्रश्न को समझें तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि हम इसमें पहले रोहन की आयु को लें या उसकी माँ की आयु को चर राशि के रूप में लें। वैसे तो आप किसी को भी चर राशि के रूप में ले सकते हैं, लेकिन बेटर ये होगा कि हम प्रश्न को यदि समझें तो उन्होंने कहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अर्थात यदि आपको रोहन की आयु ज्ञात हो तो उसमें आप 26 प्लस करके उसकी माँ की आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि बेटर ये होगा कि आप पहले रोहन की आयु को चर राशि के रूप में लें। तो यहाँ जैसा कि हमको प्रश्न के अंत में कहा है कि रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो यहाँ हम मानेंगे कि माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब यदि हम प्रश्न के अनुसार देखें, जैसा कि उन्होंने प्रश्न में कहा था कि उसकी जो माँ की आयु है वो रोहन से 26 वर्ष अधिक है या वो 26 वर्ष बड़ी है। अर्थात हम रोहन की आयु में यदि 26 प्लस कर देंगे तो उसकी माँ की आयु प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ इसकी माँ की आयु x प्लस 26 वर्ष होगी। ये हमने रोहन और उसकी माँ की आयु को चर राशि के रूप में ले लिया। अब यदि हम देखें समीकरण बनाने के लिए तो उन्होंने जो समीकरण बनाने के लिए शर्त दी है वह है 3 वर्ष पश्चात। अभी हमने ये जो दो चर राशियाँ ली हैं
या जो रोहन और उसकी माँ की आयु ली है वो वर्तमान है, लेकिन हमको जो समीकरण बनाना है वो 3 वर्ष बाद की स्थिति का बनाना है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि यदि आपको 3 वर्ष बाद की आयु निकालना है तो आपकी जो वर्तमान आयु है उसमें आपको 3 प्लस करना पड़ेंगे। तो यहाँ रोहन की आयु x वर्ष थी, तो 3 वर्ष पश्चात इसकी आयु x धन 3 होगी, और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु जैसे कि x धन 26 थी, इसमें आप 3 और प्लस करेंगे तो ये होगी x प्लस 26 प्लस 3, तो ये आपको प्राप्त होगी x प्लस 29। अब इसका अर्थ ये हुआ कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस 3 है और उसकी माँ की आयु x प्लस 29 वर्ष है। ये 3 वर्ष बाद की कंडीशन आ गई है। अब जैसा कि उन्होंने प्रश्न में हमसे कहा था हम वैसा देखें, तो उन्होंने कहा था कि 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का यदि हम गुणनफल करें तो वह 360 प्राप्त होगा। यहाँ हमको करना ये है कि जो रोहन की 3 वर्ष बाद की आयु है और जो उसकी माँ की 3 वर्ष बाद की आयु है उसका हमको गुणनफल या गुणा करेंगे तो उसके फलस्वरूप हमको 360 प्राप्त होगा। तो पहले हम एक बार प्रश्न को समझा देंगे कि प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360 है। तो यहाँ रोहन की आयु जो कि x प्लस 3 है गुणित माँ की आयु जो कि x प्लस 29 है बराबर ये 360 है। अब यहाँ जब हम इसको हल करेंगे तो x का x प्लस 29 में गुणा होगा प्लस 3 का x प्लस 29 में गुणा होगा बराबर ये होगा 360 के। यदि हम गुणा करें तो x का x में गुणा करने पर हमको प्राप्त होगा x स्क्वायर, x का 29 में गुणा करने पर प्राप्त होगा 29x प्लस 3 का x में गुणा करने पर प्राप्त होगा 3x और 3 का 29 में गुणा करने पर प्राप्त होगा 87। और यहाँ से हम 360 का पक्षांतर करेंगे तो यह हमको माइनस में प्राप्त होगा, तो माइनस 360 बराबर 0। अब यदि हम इसे समीकरण के रूप में व्यक्त करें तो समीकरण हमको प्राप्त हुआ है x स्क्वायर प्लस 32x 29x और 3x को प्लस कर लिया गया है माइनस यहाँ 87 में से 87 में से माइनस 360 माइनस किए हैं तो ये हमको प्राप्त हुआ है 273 बराबर 0। तो आपको ये समीकरण प्राप्त हुआ है x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। ये वो समीकरण है जिसको हम हल करने पर रोहन की वर्तमान आयु को ज्ञात कर पाएंगे। लेकिन अभी हमको इस समीकरण को हल नहीं करना है, हमें केवल इतना ही कहा गया था प्रश्न में कि आप समीकरण बनाएं। तो ये इस प्रकार यह प्रश्न भी पूर्ण होता है। अब हम इसके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगला प्रश्न हमको दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब एक रेलगाड़ी है जो समान चाल से 480 किलोमीटर दूरी चल रही है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, मतलब पहली बार में उसने जिस चाल से चला है उसकी तुलना में दूसरी बार यदि उसकी गति को हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। आप प्रश्न को फिर समझ लें। प्रश्न में 2 स्थितियां हैं। उनका ये कहना है कि पहली बार एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर चली है किसी निश्चित समान चाल से। पुनः उसी रेलगाड़ी को पूर्व की तुलना में जो चाल थी उसे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करके 480 किलोमीटर चलाया गया है। तब उन्होंने ये देखा कि दूसरी बार जो
समय है वो पहले की अपेक्षा या पहले जो समय लगा था उससे 3 घंटे अधिक लिए हैं। तो इस स्थिति में आपको समीकरण बनाना है। तो यहाँ हमको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो यहाँ चर राशि के रूप में हम उसकी चाल को लेंगे। तो हम लेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 480 किलोमीटर है, ऐसा हमको प्रश्न में दिया है। अब हमको रेलगाड़ी द्वारा जो समय लिया गया है वह हमको पहले ज्ञात करना पड़ेगा। मतलब प्रश्न को यदि हम देखें तो दूरी हमारे पास है, चाल एक चर राशि के रूप में जो हमने ली है वो हमारे पास है, लेकिन हमको समय का ज्ञान नहीं है कि पहली बार में कितना समय लिया गया था। तो हम यहाँ समय ज्ञात करेंगे। तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, आपने समय का पूर्व से ही एक सूत्र पढ़ रखा है कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी 480 किलोमीटर है, चाल x आपने चर राशि के रूप में ले ली है। तो पहली बार जो रेलगाड़ी ने समय लिया था वह है 480 बटे x घंटे। ये रेलगाड़ी द्वारा पहली बार जो चलने में समय लिया है वह हुआ। अब हम इसकी दूसरी स्थिति को देखें। तो जैसा कि उन्होंने कहा था कि दूसरी बार रेलगाड़ी की चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया है। मतलब पहले जितनी उसकी चाल थी वह 8 कम हो गई है। तो यदि हम देखें तो अब इसकी जो नवीन चाल है वो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, क्योंकि पूर्व में इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी वही 480 किलोमीटर है। अब हम दूसरी स्थिति में जो समय है उसकी यदि हम कैलकुलेशन करें, गणना करें, तो उसके समय को निकालने के लिए सूत्र हमारा वही होगा जो पहली बार हमने लिया था, दूरी बटे चाल। यहाँ दूरी 480 है, चाल x माइनस 8 है, तो ये समय हुआ। अब यदि हम प्रश्न को देखें, उसकी शर्त को देखें, तो उन्होंने कहा था कि प्रश्नानुसार दूसरी बार लिया गया समय 3 घंटे अधिक है। अर्थात दूसरी बार उसको समय अधिक लगा है, पहली बार समय कम लगा था। तो यदि हम दूसरी बार के समय में से पहली वाले समय को यदि हम माइनस करें तो हमको 3 घंटे प्राप्त होंगे। यहाँ हम लेंगे 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर 3। मतलब दोनों समय का जो अंतर है वो 3 घंटे है। दूसरी बार समय अधिक लिया गया था जबकि पहली बार समय कम लिया गया है। हमें सामान्यतः अनुभव है कि जब स्पीड कम होती है तो समय अधिक लगता है, स्पीड अधिक होती है, चाल अधिक होती है तो समय कम लगता है। इसे हम हल करेंगे तो x माइनस 8 और x का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम प्राप्त होगा x इंटू ब्रैकेट में x माइनस 8। एलसीएम लेके हमको हल करने पर प्राप्त होगा 480 x माइनस 480 ब्रैकेट में x माइनस 8 बराबर 3। हल करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 480x माइनस 480 का x में गुणा करेंगे 480x प्लस 480 का 8 में गुणा करेंगे तो ये होगा 3840 बराबर 3 है। नीचे गुणा करेंगे x में एक्स स्क्वायर माइनस x का 8 में गुणा करेंगे 8x। यहाँ 480x प्लस के हैं और ये 480x माइनस के हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगला स्टेप हमको प्राप्त होगा 3840 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। हमको यहाँ त्रिया गुणा करना पड़ेगा जिससे एक सामान्य समीकरण हमको प्राप्त हो, द्विघात समीकरण प्राप्त हो। तो यहाँ त्रिया गुणा करने पर हमको मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 24x बराबर 3840। पूर्ण वर्ग समीकरण में बदलने के लिए, प्रॉपर वर्ग समीकरण में बदलने के लिए हम इसे लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। यहाँ हमने इसका
पक्षांतर किया है, यह एक वर्ग समीकरण हमको प्राप्त हो गया है। अब यहाँ भी वही स्थिति है कि हमको उन्होंने केवल वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण बनाने का कहा था, उसको हल करने के बारे में अभी निर्देश नहीं दिए गए हैं। तो जितना प्रश्न उन्होंने कहा था उतना अपन ने समीकरण बना लिया है और ये प्रश्न भी यहीं खत्म होता है। अर्थात आप फिलहाल इस प्रश्न को यहाँ समाप्त समझेंगे और पुनः इनका अभ्यास करेंगे। अब ये प्रश्नावली जो 4.1 थी, इसका हमने पूर्ण रूप से अभ्यास कर लिया है। आप इन सभी प्रश्नों को पुनः हल करके देखेंगे और उनका अभ्यास करेंगे। अगली बार हम प्रश्नावली 4.2 के साथ आपसे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।